आज का विषय है भगत सिंह की फांसी और महात्मा गांधी। बहुत सारे युवा ये प्रश्न करते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए क्यों नहीं कुछ किया। तो इसके बारे में मेरा विचार है कि ऐसा नहीं था कि भगत सिंह की जो फांसी हुई थी उसको रुकवाने के लिए जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह ने कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास किया गया, लेकिन इसके अगर गहराई में जाकर सोचें तो दोनों की आइडियोलॉजी कंप्लीट अलग अलग थी। गंतव्य दोनों का एक था, उद्देश्य एक था, पाने के तरीके अलग थे। महात्मा गांधी को लगता था कि अंग्रेजों से प्रत्यक्ष युद्ध करके या हिंसा का सहारा लेकर हम नहीं जीत सकते। वैसे में उनका सोचना था कि सत्याग्रह से या अहिंसा के द्वारा ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। जबकि भगत सिंह और उनके साथियों का सोचना था कि स्वतंत्रता कभी भी भीख में नहीं मिलती। कोई भी आदमी जो शासन कर रहा है, शासन स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। दोनों सही थे अपने अपने जगह पर, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। एक हिंसा के द्वारा युद्ध करके या उन्हें हार्म पहुंचा करके, उन्हें हानि पहुंचा करके देश को आज़ाद करना चाहते थे। दूसरा अहिंसक तरीके से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वैसे में हम ये नहीं कह सकते कि भगत सिंह सही थे और महात्मा गांधी गलत, या महात्मा गांधी सही थे और भगत सिंह गलत। दोनों के अपने अपने विचार थे, रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक था, भारत को आज़ादी दिलाना। वैसे कंडीशन में भगत सिंह की फांसी होती है। गांधी जी ने उस समय के जो वायसराय थे उन्हें पत्र लिखा, उनसे निवेदन किया कि भगत सिंह की फांसी को रोक दी जाए, लेकिन उनकी फांसी नहीं रोकी गई। यहाँ पर मेरा अपना विचार है कि जैसे गांधी जी हर चीज पर अनशन करने लगते थे और उनके अनशन बहुत बार सफल भी हुए हैं। ब्रिटिश सरकार भी उनसे कई बार अनशन के कारण उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हुई है। तो फिर जब भगत सिंह की फांसी दी जा रही थी, उनके साथियों को फांसी दी जा रही थी, तो महात्मा गांधी ने अनशन करने की धमकी क्यों नहीं दी, वह अनशन क्यों नहीं की। यहाँ आके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को रुकवाना तो चाहते थे, लेकिन उसको रुकवाने के लिए वो किसी एक्सट्रीम स्टेप लेने के पक्ष में नहीं थे। उनका कोई ऐसा प्रयास दिखता नहीं है जो लगे कि रियली वो भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अगर ऐसा होता तो वो अनशन कर सकते थे, आमरण अनशन कर सकते थे, कोई आंदोलन कर सकते थे, लेकिन न तो कांग्रेस ने और न ही महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन किया। उतना ही नहीं, मेरे इस विचार को बल तब मिलता है जब उसके 5-6 वर्ष बाद ही एक घटना होती है। कांग्रेस का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत के आते हैं। पहला कार्यकाल सुभाष चंद्र बोस ने काम किया। उनके काम से उनकी लोकप्रियता कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी कि और सच पूछा जाए तो मेरा मानना है कि किसी भी कांग्रेस के नेता से ज़्यादा लोकप्रिय थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरे कार्यकाल के लिए जब फिर अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ कांग्रेस का, वैसे में महात्मा गांधी को डर लगने लगा, जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी दोनों को और कुछ और कांग्रेसी नेताओं को, जो अक्सर राजनीति में होती है। कोई भी आदमी जब लोकप्रिय हो जाता है तो उसको लोग नीचे उसका खुद मतलब पैर तानना चाहते हैं, उसको पैर खींच के बराबर करना चाहते हैं ताकि वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी भी कोई अलग नहीं थे। उन्हें लग गया था पहला कार्यकाल में ही ये आदमी बहुत उग्र विचारों वाला है
और उसकी लोकप्रियता जो है भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उससे घबरा करके उन्हें लगा कि ये मेरे हाथ से, मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा और कांग्रेस पर मेरी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। वैसी स्थिति में महात्मा गांधी ने अपना और अपने कुछ सहयोगियों का सपोर्ट लेकर के सुभाष चंद्र बोस का विरोध करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि सुभाष चंद्र बोस अपना जो कैंडिडेचर है वो वापस ले लें, अध्यक्ष के चुनाव में भाग ही नहीं ले, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं माने। उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया। तब महात्मा गांधी ने अपना एक दूसरा कांग्रेसी पट्टाभी सीतारामैया को कैंडिडेट बनाया और सारे कांग्रेसियों को एक मैसेज भेजा कि पट्टाभी सीतारामैया नहीं, ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी चुनाव लड़ रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब पट्टाभी सीतारामैया के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महात्मा गांधी ने खुलेआम घोषणा की कि पट्टाभी सीतारामैया अगर सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक सिर्फ कठपुतली हैं, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, नाम पट्टाभी सीतारामैया का है। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। यहाँ तक तो लगता है कि बहुत लोकतांत्रिक आदमी थे महात्मा गांधी, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। चुनाव जीतने के बाद भी सिर्फ अध्यक्ष नहीं होते हैं, अध्यक्ष के साथ उनके सहयोगी भी जीत के आते हैं और सबके मिल से ये कोई भी एक जो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें एक टीम वर्क होता है। यहाँ तक कि उस समय के विद्वान नेता राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी महात्मा गांधी के बहकावे में आए। जवाहरलाल नेहरू तो डरे हुए थे कि कहीं मेरा नेतृत्व चला नहीं जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। उनके पहले कार्यकाल में ही जो जितने कांग्रेसी थे वो सारे सुभाष चंद्र बोस को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे थे। वैसे में लगभग सभी तत्कालीन नेताओं ने अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का असहयोग करना शुरू किया और उसमें मौन सहमति महात्मा गांधी की थी। बाध्य होकर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब यही मेरा प्रश्न है, जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, कि महात्मा गांधी सचमुच महात्मा थे? अगर महात्मा होते तो या लोकतांत्रिक होते तो जिस नेता को जनता, कार्यकर्ता चुन के भेजते हैं उसे काम करने नहीं दिया जाता है और वो बाध्य होकर के इस्तीफा देता है। इस घटना में महात्मा गांधी के रोल को क्या कहा जाए? मेरा विचार है कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि महात्मा गांधी जितना के लायक थे उससे ज़्यादा देश ने उन्हें दिया। उनका नेतृत्व था, नो डाउट, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनके योगदान का पूरा कदर करते हुए भी मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत बार ऐसा किया जहां राष्ट्रीय हित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखा। व्यक्तिगत हित यानी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस जैसे एक कुशल नेतृत्व, कुशल वक्ता को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया और वो इस्तीफा दे करके तब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का संगठन बनाते हैं। अंग्रेज जिनके विरुद्ध कांग्रेस बोलती है कि हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, सच ये है कि अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही एक पार्टी है
जिसका सपोर्ट करने और ये पावर में आई, ये पावरफुल हुई, तो अंग्रेज को कुछ और दिन तक शासन कर सकते हैं। कभी भी सोचिए, मेरे मत से मैंने शुरू में ही कहा कि मेरे विचार आप मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिस कांग्रेस के ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट आंदोलन करते हैं और उन्हें जेल में डाला जाता है, महात्मा गांधी को बग्गियों में सवारी करने दिया जाता है, वायसराय मिलते हैं, वायसराय उनकी अगवानी करते हैं, और वहीं पर दूसरे जो आंदोलनकारी थे उन्हें जेल में डाला जाता है। जेल में भी नहीं, घूमने के लिए भी उन्हें जगह नहीं दिया जाता। वीर सावरकर के हाथ में, पैर में बेड़ी लगाया और लोहे की चेन लगाई हुई थी, जिससे कभी घूम भी नहीं सकते थे। ये कंडीशन था। इतना फर्क क्यों? अगर महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, वीर सावरकर भी थे, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, फिर जो सुविधा महात्मा गांधी को मिली हुई थी, जो सुविधा जवाहरलाल नेहरू को मिली हुई थी, वो सुविधा उस समय के और नेताओं को क्यों नहीं मिली? ये सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रति सॉफ्ट थे, और शुरू का उनका जो भी आंदोलन देखा जाएगा तो कहीं भी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो स्वराज, मतलब ब्रिटिश शासन के अंदर वो स्वराज चाहते थे। वो पूर्ण स्वराज की डिमांड बहुत बाद में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया, वो भी बार्गेनिंग के लिए। ये नहीं कि रियली कांग्रेस स्वतंत्रता चाहती थी। कांग्रेस की किसी नेता का 1930 का पहले का कोई एक स्टेटमेंट आप दिखा दें हमें जिसमें वो कहता हो कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। खास करके ये जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे में जो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि महात्मा गांधी का जो रोल था, चाहे भगत सिंह की फांसी में हो या सुभाष चंद्र बोस के केस में हो, वैसे में वो महात्मा के लायक नहीं था। मैं महात्मा गांधी का जो रोल था दोनों केस में, मैं उसकी आलोचना करता हूँ, और ये दोनों केस महात्मा गांधी को कहीं से भी लोकतांत्रिक साबित नहीं करते। अगर वो लोकतांत्रिक थे तो लोकतांत्रिक माध्यम से चुनकर आने वाले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को काम करने देना चाहिए था, लेकिन क्यों काम करने नहीं दिया गया? और उन्हें एक महान, जिसे कांग्रेस के सारे, इवन सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी की बहुत इज्जत किया करते थे। उसके बावजूद, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की महानता देखिए। उस आदमी को जिसके कारण अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो जब ये अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं तो एक बटालियन का नाम गांधी जी के नाम से रखते हैं। अब आप बताइए कि महान कौन? एक नेता जिसे महात्मा की उपाधि दी गई, वो जो एक नेता वो काम करने नहीं दे रहा है, उससे कार्यकर्ता चुन के भेजते हैं, वो इलेक्शन जीत के आता है, लेकिन फिर भी उसे इस्तीफा देना पड़ता है, और वो आदमी फिर जब अपनी फौज बनाता है तो उसका नाम भी गांधी के नाम पर रखता है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे केस में बहुत सारी कमी कमजोरियां महात्मा गांधी से भी हुई हैं। इसलिए महात्मा गांधी को भगवान के रूप में देखना मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत उचित नहीं है। उनकी जो वो भी एक आदमी थे, उनमें जो मानव में जो कमी कमजोरियाँ होती उनमें भी थी। उनमें भी अपने पॉलिटिकल ग्रीवांसेस थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और उसके कारण वो बहुत सारे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिए।